हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जेम्स क्लियर की ज़बरदस्त और दुनिया भर में वायरल सेल्फ हेल्प बुक एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। और इस किताब का सेंट्रल आइडिया इतना सिंपल है कि पहली नज़र में छोटा लगता है, लेकिन असल में ये पूरी ज़िंदगी का डायरेक्शन बदल सकता है। क्योंकि जेम्स क्लियर कहते हैं कि ज़िंदगी को बदलने के लिए हमेशा कोई बहुत बड़ा डिसीजन, ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन या एक ही दिन का पावरफुल मोटिवेशन ज़रूरी नहीं होता, बल्कि छोटी छोटी आदतें जो रोज़ रिपीट होती हैं, वक्त के साथ कंपाउंड होके इतना बड़ा असर पैदा करती हैं कि आप कुछ अरसे बाद बिल्कुल डिफरेंट इंसान बन चुके होते हो। और इसीलिए किताब का नाम एटॉमिक हैबिट्स है, क्योंकि जैसे एटम्स छोटे होते हुए भी पूरी फिजिकल दुनिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वैसे ही छोटी हैबिट्स हमारी पर्सनैलिटी, हमारे रिजल्ट्स, हमारी हेल्थ, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारी प्रोडक्टिविटी और हमारी पूरी आइडेंटिटी के बिल्डिंग ब्लॉक्स बनती हैं। और जेम्स क्लियर शुरू में ही समझा देते हैं कि लोग अक्सर एक डिफाइनिंग मोमेंट को ओवर एस्टिमेट कर देते हैं और डेली टाइनी इंप्रूवमेंट्स की पावर को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, जबकि रियलिटी ये है कि अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेटर हो जाओ तो 1 साल के बाद आप 47 टाइम्स बेटर बन सकते हो। और अगर हर दिन थोड़ा थोड़ा केयरलेस, लेजी या डिस्ट्रैक्टेड होते जाओ तो वही स्मॉल डिक्लाइन आपको धीरे धीरे नीचे ले जाता है। यानी सक्सेस और फेलियर अक्सर किसी एक बड़े इवेंट का नतीजा नहीं होते, बल्कि डेली रिपीटेड चॉइसेस का रिजल्ट होते हैं। और इस आइडिया को समझाने के लिए जेम्स क्लियर ब्रिटिश साइकिलिंग की स्टोरी सुनाते हैं, जहां कोच डेव ब्रेल्सफर्ड ने एक ही बड़ा सॉल्यूशन ढूंढने के बजाय हंड्रेड्स ऑफ टाइनी इंप्रूवमेंट्स पर फोकस किया। सीट को बेटर किया, हेलमेट को बेटर किया, राइडिंग क्लोथ्स को ऑप्टिमाइज किया, हाइजीन इंप्रूव की, स्लीप एनवायरनमेंट इंप्रूव की। और इन छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स ने मिलकर ऐसी रिमार्केबल परफॉर्मेंस क्रिएट की कि जहां पहले टीम नॉर्मल थी, वहां कुछ अरसे बाद वो वर्ल्ड क्लास बन गई। और यहीं से किताब का पहला बड़ा लेसन निकलता है कि हैबिट्स सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट होती हैं। यानी आज का एक छोटा अच्छा डिसीजन शायद तुरंत कोई बड़ी रिवॉर्ड ना दे, लेकिन वो आपके फ्यूचर का डायरेक्शन चेंज कर देता है। इसीलिए जेम्स कहते हैं कि जो चीज़ आज बोरिंग और इनसिग्निफिकेंट लगती है, वहीं कल एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट बना सकती है अगर उसे कंसिस्टेंटली रिपीट किया जाए। और इसी कॉन्सेप्ट को और गहरा करने के लिए वो प्लेन के ट्रेजेक्टरी का एग्जाम्पल देते हैं कि अगर एक प्लेन का नोज सिर्फ कुछ डिग्रीज शिफ्ट हो जाए तो स्टार्ट पर डिफरेंस ऑलमोस्ट इनविजिबल होता है, लेकिन लॉन्ग रन में डेस्टिनेशन बिल्कुल अलग निकलती है। वैसे ही हैबिट्स का असर पहले दिखाई नहीं देता, लेकिन वक्त के साथ हर रेपिटेशन आपको एक नई डायरेक्शन में ले जाता है। और इसीलिए बहुत लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो चेंज स्टार्ट तो कर देते हैं, मगर कुछ दिन या कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट ना देखकर गिव अप कर देते हैं। जबकि जेम्स क्लियर कहते हैं कि लाइफ में एक स्टेज आती है जिसे वो प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहते हैं। यानी आप मेहनत कर रहे होते हो, लेकिन रिजल्ट्स विजिबल नहीं होते। और फिर एक वक्त आता है जब कंपाउंडेड इफेक्ट सडनली सरफेस पर नजर आना शुरू होता है। और जो लोग इस हिडन फेस को समझ नहीं पाते, वो वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट में गिरकर हार मान लेते हैं। जबकि जो लोग समझ लेते हैं कि रिजल्ट्स डिलेड होते हैं, वो कंसिस्टेंसी रखते हैं और आखिरकार ब्रेक थ्रू अचीव करते हैं। और इसीलिए किताब का दूसरा बहुत बड़ा प्रिंसिपल है कि गोल्स पर नहीं, सिस्टम्स पर फोकस करो। क्योंकि गोल सिर्फ वो रिजल्ट होते हैं जो आप हासिल करना चाहते हो, लेकिन सिस्टम्स वो प्रोसेस होते हैं जो उन रिजल्ट्स तक लेकर जाते हैं। हर एथलीट मेडल जीतना चाहता है, हर स्टूडेंट टॉप करना चाहता है, हर बिजनेस ओनर ग्रो करना चाहता है, लेकिन सिर्फ गोल रख लेना आपको विनर नहीं बनाता। विनर वो बनता है जिसका डेली सिस्टम स्ट्रांग होता है। और जेम्स का एक फेमस सेंटेंस है कि यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी प्रेशर के वक्त, स्ट्रेस के वक्त, लो मोटिवेशन के वक्त
आप अपने आइडियल गोल के लेवल पर परफॉर्म नहीं करते, आप अपने डिफ़ॉल्ट सिस्टम के लेवल पर गिरते हो। और इसीलिए अगर आपकी लाइफ में रिपीटेडली वही प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सेम बैड हैबिट्स रिपीट हो रही हैं, सेम मिस्टेक्स हो रही हैं, तो प्रॉब्लम आपकी डिज़ायर की कमी नहीं, प्रॉब्लम आपके सिस्टम की वीकनेस है। और यहीं से किताब हमें आइडेंटिटी चेंज की तरफ ले जाती है, जो शायद पूरी बुक का सबसे पावरफुल आइडिया है। क्योंकि जेम्स क्लियर कहते हैं कि लास्टिंग हैबिट चेंज तब होती है जब आप सिर्फ आउटकम को नहीं बल्कि अपनी आइडेंटिटी को चेंज करते हो। लोग आम तौर पर बोलते हैं कि मुझे वेट लॉस करना है, मुझे बुक लिखनी है, मुझे स्मोकिंग छोड़नी है, मुझे फिट बनना है, लेकिन ये सब आउटकम बेस्ड गोल्स हैं। जबकि डीपर लेवल पर सवाल ये है कि मैं किस टाइप का इंसान बनना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी करंट हैबिट्स आपकी करंट आइडेंटिटी का रिफ्लेक्शन होती है। जो आप रोज करते हो वो असल में उस टाइप के पर्सन का एविडेंस होता है जो आप अपने आप को समझते हो। अगर आप रोज एक्सरसाइज स्किप करते हो तो आप अनकॉन्शियसली अपने आप को नॉन एथलेटिक पर्सन प्रूव कर रहे हो। अगर आप रोज पढ़ते हो तो आप अपने आप को लर्नर प्रूव कर रहे हो। अगर आप रोज लिखते हो तो आप राइटर बन रहे हो। और जेम्स कहते हैं कि ट्रू बिहेवियर चेंज इज आइडेंटिटी चेंज। यानी अगर आप चाहते हो कि हैबिट्स लॉन्ग टर्म टिक जाएं, तो बस ये मत सोचो कि मुझे 10 किलो वेट कम करना है। ये सोचो कि मुझे वो इंसान बनना है जो अपने बॉडी का ख्याल रखता है। बस ये मत सोचो कि मुझे एक किताब लिखनी है। ये सोचो कि मुझे वो इंसान बनना है जो रोज़ लिखता है। और फिर हर छोटा एक्शन एक वोट बन जाता है उस आइडेंटिटी के हक में। जेम्स का एक और बहुत ब्यूटीफुल आइडिया है कि एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। यानी एक वर्कआउट आपको एथलीट नहीं बनाता, एक पैराग्राफ आपको ऑथर नहीं बनाता, एक हेल्दी मील आपको फिट नहीं बनाता, लेकिन हर रिपीट होता हुआ एक्शन आपकी नई आइडेंटिटी के हक में वोट जमा करता रहता है। और धीरे धीरे एविडेंस इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आप खुद को नई नज़र से देखने लगते हो। और फिर हैबिट्स फोर्स्ड एफर्ट नहीं लगती, बल्कि सेल्फ एक्सप्रेशन लगने लगती हैं। फिर किताब हमें समझाती है कि हर हैबिट असल में 4 स्टेप लूप फॉलो करती है: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। यानी पहले कोई सिग्नल या क्यू आता है, फिर उस क्यू से एक क्रेविंग या डिज़ायर पैदा होती है, फिर आप कोई रिस्पॉन्स या एक्शन करते हो, और फिर आपको रिवॉर्ड मिलता है जो उस क्रेविंग को सेटिस्फाई करता है और दिमाग को सिखा देता है कि अगली बार इस क्यू के सामने ऐसा ही करना है। मिसाल के तौर पर अगर आप थके हुए हो और सोफ़ा देखते हो तो क्यू सोफ़ा या फटीग है, क्रेविंग रिलीफ की है, रिस्पॉन्स लेटना या स्क्रोलिंग स्टार्ट करना है, और रिवॉर्ड टेम्पररी कंफर्ट है। इसी तरह अगर आप सुबह उठते ही कॉफ़ी मेकर देखते हो तो क्यू मशीन या मॉर्निंग रूटीन है, क्रेविंग फ्रेशनेस की है, रिस्पॉन्स कॉफ़ी बनाना है, और रिवॉर्ड अलर्टनेस है। और जेम्स क्लियर पूरी किताब में बताते हैं कि अगर आप इस लूप को समझ जाओ तो आप किसी भी अच्छी हैबिट को डिज़ाइन और किसी भी बुरी हैबिट को डिसमेंटल कर सकते हो। और इसी से निकलता है किताब का कोर फ्रेमवर्क जो है 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज, जिसके ज़रिए अच्छी हैबिट्स बनाई जाती हैं और बुरी हैबिट्स तोड़ी जाती हैं। गुड हैबिट्स के लिए 4 लॉज हैं: मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट ईजी, मेक इट सेटिस्फाइंग। और बैड हैबिट्स तोड़ने के लिए इन्हीं का उल्टा है: मेक इट इनविजिबल, मेक इट अनअट्रैक्टिव, मेक इट डिफ़िकल्ट, मेक इट अनसेटिस्फाइंग। और अब अगर इस किताब को डीपली समझना है तो इन 4 लॉज को सिर्फ याद नहीं, अब्जॉर्ब करना पड़ेगा। सबसे पहला लॉ है मेक इट ऑब्वियस, और इसका मतलब है कि गुड हैबिट का क्यू क्लियर, विजिबल और स्पेसिफिक होना चाहिए। क्योंकि अक्सर लोग मोटिवेशन की कमी की कंप्लेंट करते हैं, जबकि असली प्रॉब्लम क्लैरिटी की होती है। वो वेग गोल रखते हैं, जैसे मुझे ज़्यादा पढ़ना है, मुझे हेल्दी रहना है, मुझे जल्दी उठना है, लेकिन दिमाग वेग चीज़ों पर एक्शन नहीं लेता। दिमाग को क्लियर क्यू चाहिए होता है। इसीलिए जेम्स इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन का कॉन्सेप्ट देते हैं,
जहां आप कहते हो कि मैं ये हैबिट इस वक्त इस जगह करूंगा। यानी मैं रोज सुबह 7 बजे बेडरूम के साइड डेस्क पर 10 मिनट रीडिंग करूंगा, या मैं ऑफिस से आने के बाद 6:30 पर 20 स्क्वाट्स करूंगा। और जब टाइम और लोकेशन डिफाइन हो जाते हैं तो डिसीजन फटीग कम हो जाती है और हैबिट ऑब्वियस हो जाती है। इसी लॉ के अंडर हैबिट स्टैकिंग भी आती है, जो किताब की बहुत फेमस स्ट्रैटेजी है, जिसका फॉर्मूला है आफ्टर करंट हैबिट आई विल विन न्यू हैबिट। यानी जो एग्जिस्टिंग हैबिट पहले से ऑटोमेटिक है उसके साथ न्यू हैबिट को जोड़ दो। जैसे ब्रश करने के बाद 2 मिनट मेडिटेशन, चाय के बाद 1 पेज रीडिंग, लैपटॉप ऑन करने के बाद टू डू लिस्ट रिव्यू। और क्योंकि एग्जिस्टिंग हैबिट ऑलरेडी स्टेबल क्यों है, इसलिए न्यू हैबिट को अटैच करना इजी हो जाता है। इसके साथ जेम्स अवेयरनेस की इंपॉर्टेंस भी समझाते हैं और हैबिट स्कोर कार्ड का आइडिया देते हैं, जहां आप बस अपनी करंट हैबिट्स को ऑब्जर्व करते हो और लिखते हो कि सुबह उठकर क्या करता हूं, फोन कब उठाता हूं, कब ओवर ईटिंग होती है, कब प्रोक्रेस्टिनेशन होती है, क्योंकि बिहेवियर चेंज की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। अगर आपको अपनी करंट लूप ही पता नहीं तो आप उसे चेंज कैसे करोगे? और वो पॉइंटिंग एंड कॉलिंग जैसा एग्जाम्पल भी देते हैं, जो जापानीज रेल वर्कर्स यूज करते हैं, जहां लोग फिजिकली चीजों को पॉइंट करके लाउडली कंफर्म करते हैं ताकि अनकॉन्शियस एक्शन कॉन्शियस अवेयरनेस में आ जाए। इस कॉन्सेप्ट का लेसन ये है कि जब तक आप हैबिट को विजिबल और कॉन्शियस नहीं बनाते तब तक उस पर कंट्रोल मुश्किल है। फिर जेम्स एनवायरनमेंट की पावर की तरफ ले जाते हैं और कहते हैं कि एनवायरनमेंट अक्सर इनविजिबल हैंड की तरह बिहेवियर को शेप करता है। हम सोचते हैं कि हमारी हैबिट्स सिर्फ विल पावर से चलती हैं, लेकिन असल में बहुत सी हैबिट्स क्यूज के डिजाइन से चलती हैं। अगर फ्रूट्स टेबल पर रखे हैं और जंक फूड अलमायरा के पीछे छुपा है तो हेल्थी खाना इजी हो जाता है। अगर गिटार रूम के कॉर्नर में विजिबल है तो प्रैक्टिस चांस बढ़ जाता है। अगर फोन बेड के पास है तो स्क्रोलिंग की क्यूए मजबूत हो जाती है। और इसीलिए एनवायरनमेंट डिजाइन हैबिट बिल्डिंग का बहुत पावरफुल हिस्सा है। इवन जेम्स ये भी कहते हैं कि कभी कभी न्यू हैबिट स्टार्ट करने के लिए न्यू एनवायरनमेंट यूजफुल होता है, क्योंकि पुराना एनवायरनमेंट पुराने क्यूएस से भरा होता है। और पहले लॉ का इन्वर्जन यानी बैड हैबिट्स के लिए मेक इट इनविजिबल का मतलब है कि बुरी हैबिट के क्यूज को नजर से दूर कर दो। अगर सोशल मीडिया कम यूज करना है तो एप्स फ्रंट स्क्रीन से हटा दो। अगर अनहेल्थी स्नैकिंग कम करनी है तो चिप्स को घर ही मत लाओ। अगर टीवी कम देखना है तो रिमोट छुपा दो या प्लग्स ही निकाल दो, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल का बेस्ट तरीका टेम्पटेशन के सामने सुपर हीमैन बनना नहीं, बल्कि टेम्पटेशन की एक्सपोजर को रिड्यूस करना है। दूसरा लॉ है मेक इट अट्रैक्टिव, क्योंकि दिमाग एक्शन तब करता है जब उसे रिवॉर्ड की एंटिसिपेशन अट्रैक्टिव लगे। जेम्स क्लियर एक्सप्लेन करते हैं कि क्रेविंग असल में रिवॉर्ड की एंटिसिपेशन होती है, ना कि रिवॉर्ड खुद। डोपामीन आपको चीज मिलने से पहले ही मोटिवेट करती है। इसीलिए अगर आप किसी हैबिट को अट्रैक्टिव बना दो तो उसे रिपीट करना आसान हो जाता है। और यहाँ टेम्पटेशन बंडलिंग का कॉन्सेप्ट आता है, जहाँ आप वो चीज जो आपको करनी चाहिए उसे उस चीज के साथ पेयर करते हो जो आप करना चाहते हो। जैसे सिर्फ जिम के वक्त फेवरेट पॉडकास्ट सुनना, सिर्फ स्टडी ब्लॉक के बाद फेवरेट कॉफी लेना, सिर्फ वॉकिंग के वक्त दोस्तों से वॉइस नोट एक्सचेंज करना। इस तरह डिजायर्ड हैबिट रिवॉर्ड के साथ बंडल हो जाती है और अट्रैक्टिव लगने लगती है। जेम्स सोशल इन्फ्लुएंस का भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखते हैं कि हम फैमिली, फ्रेंड्स, ट्राइब और पावरफुल लोगों की आदतें इमिटेट करते हैं, और अक्सर नॉर्मल बिहेवियर ऑफ द ट्राइब डिजायर्ड बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल पर हेवी पैड जाता है। यानी अगर आपके आसपास लोग अनहेल्थी खा रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, लेट आ रहे हैं, एक्सक्यूजेस बना रहे हैं, तो आपके लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप ऐसे ग्रुप का हिस्सा बन जाओ जहां रीडिंग नॉर्मल है, फिटनेस नॉर्मल है, सेविंग नॉर्मल है, डिसिप्लिन कूल है, तो गुड हैबिट्स ऑटोमेटिक सपोर्ट पा लेती हैं। इसीलिए जेम्स सजेस्ट करते हैं कि ऐसी कल्चर ज्वाइन करो जहां आपकी डिजायर्ड बिहेवियर पहले से नॉर्मल हो।
फिर दूसरे लॉ का इन्वर्शन मेक इट अनअट्रैक्टिव हमें सिखाता है कि बुरी हैबिट की फॉल्स ग्लैमर को तोड़ दो और उसके नुकसानत को हाईलाइट करो। अगर आप स्मोकिंग को स्ट्रेस रिलीफ समझ के अट्रैक्टिव बनाए हुए हो तो उस फ्रेमिंग को बदलना पड़ेगा। अगर प्रोक्रेस्टिनेशन को कंफर्ट समझ रहे हो तो उसकी रियल कॉस्ट देखनी होगी। जेम्स कहते हैं कि हैबिट्स तब अनअट्रैक्टिव होती हैं जब हम उनके नेगेटिव कंसीक्वेंसेस को हॉन्सेटली देखने लगते हैं और जब हम ये समझते हैं कि हर बुरी आदत कुछ देर के लिए रिलीफ देती है लेकिन लॉन्ग टर्म में पेन क्रिएट करती है। तीसरा लॉ है मेक इट इजी, और यहाँ किताब बहुत प्रैक्टिकल हो जाती है क्योंकि लोग अक्सर हैबिट चेंज को डिफिकल्ट बना देते हैं। वो स्टार्ट ही इतना बड़ा कर देते हैं कि कंसिस्टेंसी टूट जाती है, जबकि जेम्स कहते हैं कि हैबिट बिल्डिंग का फोकस रिजल्ट पर नहीं रेपिटेशन पर होना चाहिए। आपको परफेक्ट रूटीन नहीं चाहिए, आपको रिपीट होने वाली रूटीन चाहिए। और यहीं वह मोशन और एक्शन का डिस्टिंक्शन समझते हैं। मोशन वह सब कुछ है जो प्रोडक्टिव लगता है लेकिन रिजल्ट क्रिएट नहीं करता, जैसे प्लानिंग, रिसर्चिंग, नोटबुक बनाना, यूट्यूब वीडियोस देखना। और एक्शन वो है जो एक्चुअल बिहेवियर चेंज क्रिएट करता है, जैसे लिखना, उठकर वॉक पर जाना, पुशअप्स करना, फोन साइड रखना। इसलिए वो कहते हैं कि प्रैक्टिस इज द थिंग, नॉट एंडलेस प्रेपरेशन। और फिर आता है लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, जिसका मतलब है कि इंसान नेचुरली उस ऑप्शन की तरफ जाता है जहां फ्रिक्शन कम हो। इसलिए अगर आप गुड हैबिट्स को इजी और बैड हैबिट्स को हार्ड बना दो तो बिहेवियर ऑटोमेटिकली शिफ्ट होने लगता है। मिसाल के तौर पर अगर आप रात को जिम क्लोथ्स निकाल कर रख दो तो सुबह एक्सरसाइज इजी हो जाती है। अगर पानी की बोतल डेस्क पर है तो हाइड्रेशन इजी हो जाती है। अगर बुक पिलो पर रखी है तो रीडिंग इजी हो जाती है। और अगर पासवर्ड मैनेजर रिमूव कर दो, टीवी वायर अनप्लग कर दो, जंक फूड ना लाओ, तो बैड हैबिट्स की फ्रिक्शन बढ़ जाती है। आईएसआई सेक्शन में 2 मिनट रूल आता है जो बहुत फेमस है। जेम्स कहते हैं कि जब आप कोई नए हैबिट स्टार्ट करो तो वो 2 मिनट से कम टाइम की होनी चाहिए, यानी 30 मिनट रीड के बजाय 1 पेज रीड, 5 किलोमीटर रन के बजाय रनिंग शूज पहन लो, मेडिटेट डेली के बजाय 1 मिनट क्वाइटली सिट करो। पॉइंट ये है कि स्टार्ट इतना इजी हो कि रेजिस्टेंस का चांस ही कम हो जाए, क्योंकि हैबिट का पहला स्टेज शोइंग अप होता है, एक्सेलेंस बाद में आती है। और 2 मिनट रूल का हिडन लेसन ये है कि रिचुअल्स गेटवे बनते हैं। एक बार आपने शूज पहन लिए तो चांस है कि वॉक भी कर लो, एक बार नोटबुक खोल ली तो लिखना भी शुरू हो जाए। और फिर जेम्स कमिटमेंट डिवाइसेस और ऑटोमेशन की भी बात करते हैं, यानी ऐसे सिस्टम्स बना दो जो फ्यूचर बिहेवियर को इजी या डिफिकल्ट कर दें, जैसे ऑटोमेटिक सेविंग्स, सब्सक्रिप्शन ब्लॉक्स, ऐप लिमिट्स, प्रीपेड क्लासेस, मील प्रेप। क्यों उनके बेस्ट डिसिप्लिन वो है जहां सही चॉइस फ्यूचर में इजियर हो और गलत चॉइस मुश्किल। चौथा लॉ है मेक इट सेटिस्फाइंग, और यहाँ जेम्स एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल पॉइंट बताते हैं कि इंसान नेचुरली उन चीज़ों को रिपीट करता है जो इमीडिएट सेटिस्फैक्शन देती हैं और उन चीज़ों से बचता है जो इमीडिएट पेन देती हैं। प्रॉब्लम ये है कि गुड हैबिट्स अक्सर शॉर्ट टर्म में बोरिंग या पेनफुल होती हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में अमेजिंग रिजल्ट्स देती हैं, जबकि बैड हैबिट्स शॉर्ट टर्म में प्लेजरेबल होती हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान देती हैं। इसी मिसमैच की वजह से हैबिट चेंज मुश्किल लगती है। इसलिए जेम्स कहते हैं कि अगर आप गुड हैबिट को इमीडिएटली सेटिस्फाइंग बना दो तो उसके रिपीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ इमीडिएट रीइंफोर्समेंट का रोल आता है, जैसे वर्कआउट के बाद कैलेंडर पर टिक लगाना, स्टडी सेशन के बाद अपनी प्रोग्रेस मार्क करना, सेविंग के बाद विजुअल ट्रैकर अपडेट करना। ए और आईएसआई लिए हैबिट ट्रैकर बहुत इफेक्टिव टूल है क्योंकि वो प्रोग्रेस को विजिबल और सेटिस्फाइंग बनाता है। जब आप चेन ऑफ कंसिस्टेंसी देखते हो तो आप उसे तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन जेम्स साथ ही वार्न भी करते हैं कि ट्रैकर खुद गोल न बन जाए, वरना मेजर ही ऑब्सेशन बन सकता है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में नेवर मिस ट्वाइस,
जैसा एटीट्यूड भी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी भी हैबिट में एक दिन मिस हो जाना ट्रेजेडी नहीं होता। प्रॉब्लम तब होती है जब एक मिस से आइडेंटिटी कोलैप्स हो जाए और आप कंटिन्यूअस ब्रेक कर दो। इसलिए रूल ये नहीं कि कभी फेल मत हो, रूल ये है कि फेल होने के बाद जल्दी ट्रैक पर वापस आ जाओ। और फोर्थ लॉ का इन्वर्जन, मेक इट अनसैटिस्फाइंग, कहता है कि बुरी आदत को ऐसा बनाओ कि उसका कॉस्ट इमीडिएट महसूस हो। और यहाँ अकाउंटेबिलिटी पार्टनर और हैबिट कॉन्ट्रैक्ट का आइडिया आता है, जहां आप पब्लिक कमिटमेंट करते हो या किसी और को अपनी हैबिट का विटनेस बनाते हो ताकि बुरी आदत तोड़ने की सोशल और इमोशनल कॉस्ट बढ़ जाए। अगर किसी को पता है कि आप स्मोक करोगे तो फाइन लगेगा या पार्टनर को रिपोर्ट देनी होगी, तो बैड हैबिट लेस अट्रैक्टिव और मोर पेनफुल बन जाती है। किताब के एंड के करीब जेम्स एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट डिस्कस करते हैं, जो जेनेटिक्स और नेचुरल इंक्लिनेशंस का है। वो कहते हैं कि हर हैबिट हर इंसान के लिए इक्वली सूटेबल नहीं होती। आपको वो फील्ड और वो सिस्टम ढूंढना चाहिए जहां आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ्स, पर्सनैलिटी और टेंडेंसीज सपोर्ट कर सकें, क्योंकि बेस्ट हैबिट वो होती है जो आपकी नेचर के साथ कॉन्फ्लिक्ट कम करे। अगर आप नेचुरली एक्सट्रोवर्ट हो तो सोशल फॉर्म्स ऑफ हैबिट ईजियर हो सकती हैं। अगर आप एनालिटिकल हो तो ट्रैकिंग और सिस्टम्स ईजियर लग सकते हैं। पॉइंट ये नहीं कि सिर्फ ईजी चीज़ें करो, पॉइंट ये है कि गेम ऐसा चुनो जहां आपके स्ट्रेंथ्स को लेवरेज मिल सके। फिर वो गोल्डीलॉक्स रूल समझाते हैं कि ह्यूमंस सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड तब रहते हैं जब चैलेंज उनकी करंट एबिलिटी के बिल्कुल एज पर हो, न बहुत इजी हो न बहुत डिफ़िकल्ट, क्योंकि बहुत इजी चीज़ बोर करती है और बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ डिस्करेज करती है। लेकिन जो चीज़ मैनेजेबल चैलेंज देती है वो ग्रोथ और इंटरेस्ट दोनों पैदा करती है। और मास्टरी का राज भी यही है कि हैबिट्स को रेपिटेशन के साथ थोड़ा थोड़ा अपग्रेड करते रहो, वरना एक वक्त आता है जब हैबिट ऑटोमेटिक तो हो जाती है लेकिन इम्प्रूवमेंट रुक जाता है। इसलिए जेम्स कहते हैं कि हैबिट्स ज़रूरी हैं, मगर कभी कभी रिव्यू और रिफ्लेक्शन भी ज़रूरी है ताकि आप ऑटो पायलट के प्रिजनर न बन जाओ। क्योंकि आदत का डाउनसाइड ये है कि वो आपको एफिशिएंट ज़रूर बना देती है, मगर कभी कभी आपको लेस अवेयर भी बना देती है। इसलिए वक्त ब वक्त चेक करो कि जो सिस्टम मैं फॉलो कर रहा हूँ, क्या वो अब भी मुझे सही डायरेक्शन में ले जा रहा है या नहीं। और अगर पूरी किताब को एक फ्लो में समझा जाए तो जेम्स क्लियर हमें ये बताते हैं कि जिंदगी को बदलने के लिए मोटिवेशन के इमोशनल एक्सप्लोजन्स का वेट मत करो, अपने आप को ब्लेम मत करो, खुद को वीक या इनकंसिस्टेंट समझकर फ्रस्ट्रेट मत हो। बस ये समझो कि बैड हैबिट्स रिपीट इसलिए होती हैं क्योंकि सिस्टम उन्हें सपोर्ट कर रहा होता है, और गुड हैबिट्स फेल इसलिए होती हैं क्योंकि सिस्टम उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा होता। इसलिए पहले छोटे इम्प्रूवमेंट्स की पावर समझो, फिर गोल्स के ऑब्सेशन से बाहर निकलो और सिस्टम्स पर फोकस करो, फिर आइडेंटिटी को रिडिज़ाइन करो और अपनी डिज़ायर्ड सेल्फ की तरफ वोट्स जमा करना शुरू करो। फिर हैबिट लूप को समझो और 4 लॉज के थ्रू बिहेवियर को इंजीनियर करो। गुड हैबिट को ऑनऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी और सेटिस्फाइंग बनाओ, और बैड हैबिट को इनविजिबल, अनअट्रैक्टिव, डिफिकल्ट और अनसेटिस्फाइंग। अपने एनवायरनमेंट को डिज़ाइन करो, सोशल सर्कल को वाइजली चूज करो, फ्रिक्शन को इंटेलिजेंटली यूज करो, ट्रैकिंग और अकाउंटेबिलिटी का सहारा लो, स्मॉल विंस को अंडर एस्टिमेट मत करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझो कि प्रोग्रेस हमेशा लाइनियर नजर नहीं आती। बहुत दफा आप मेहनत करते हो और रिजल्ट हिडन रहता है, लेकिन अगर आप सही सिस्टम को पेशेंटली रिपीट करते रहो तो एक दिन वो हिडन पोटेंशियल विजिबल रिजल्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। और इसीलिए एटॉमिक हैबिट्स असल में सिर्फ हैबिट्स की किताब नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट, आइडेंटिटी, कंसिस्टेंसी, एनवायरनमेंट डिजाइन, डिलेड ग्रेटिफिकेशन और प्रैक्टिकल सेल्फ मास्टरी की किताब है। ये हमें सिखाती है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी शुरुआत जरूरी नहीं होती, बस एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। और अगर आप रोज बस इतना पूछ लो कि आज का मेरा छोटा एक्शन किस आइडेंटिटी के हक में
वोट दे रहा है तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी का डायरेक्शन बदलने लगता है, क्योंकि आखिर में हम वो नहीं बनते जो हम कभी कभी सोचते हैं। हम वो बनते हैं जो हम रोज रिपीट करते हैं। और इसीलिए अगर आप डिसिप्लिन, फिटनेस, कॉन्फिडेंस, लर्निंग, राइटिंग, सेविंग, फोकस, स्पिरिचुअलिटी या किसी भी एरिया में असली चेंज चाहते हो तो किसी एक बड़े परफेक्ट डे का इंतजार मत करो। बस एक छोटी सी हैबिट चूज करो, उसे इतना इजी बनाओ कि मना करना मुश्किल हो। उसे अपनी आइडेंटिटी से जोड़ो, उसका क्विक क्लियर रखो, उसका रिवॉर्ड इमीडिएट बनाओ और फिर उसे रोज रिपीट करो, क्योंकि जब छोटी छोटी हैबिट्स शिफ्ट होती हैं तो सिर्फ रूटीन नहीं, इंसान का फ्यूचर शिफ्ट होता है।